आली रे आली, फिजिक्स तेरी बारी आली। अब फिजिक्स की बारी जब आ ही गई है तो अब हमें उससे निपटना पड़ेगा। अब फिजिक्स से निपटना पड़ेगा तो आप बच्चों, अब लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे थे और प्रत्यावर्ती धारा पढ़ते समय हमने दो चीजें प्राप्त की थी। एक, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये समीकरण विद्युत वाहक बल के लिए और ये समीकरण है हमारा प्रत्यावर्ती धारा के लिए। तो इन्हीं समीकरणों से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और धारा दोनों के व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे। पर उस कोशिश में हमें कुछ थोड़ी सी बेसिक बात जाननी है। हम मान लेते हैं ये O केंद्र का एक वृत्त, राइट, और इस वृत्त में कोई कण बिंदु P से अपनी गति प्रारंभ करता है और इसकी एक समान गति कितनी है? ओमेगा है। कितनी है बेटा जी? ओमेगा है। अब तो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, राइट। अब अगर ये कण लगातार इस वृत्त के ऊपर गति करता रहता है, यानी ये अपनी गति को कैसा करता है? दोहराता है। और यदि गति को दोहरा रहा है, इसका मतलब, इसका साफ मतलब है कि इसकी गति आवर्ती गति है। आई बात समझ में? इसकी गति कौन सी गति है? आवर्ती गति है। और P से पुनः P तक पहुंचने में या P0 से पुनः P0 तक पहुंचने में इसको लगने वाला समय आवर्तकाल यानी T कहलाएगा। T यानी आवर्तकाल। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सारी टर्म हम यहां पर यूज करेंगे। अब यहां पे ये देखें कि सर ये क्यों जरूरी है? ओके गाइस, जब P0 से चलना चालू किया और P0 पर पहुंचा तो इस तरह से इस आवर्तकाल के कितने भाग हो सकते हैं? 4। एक, जब 4 भाग हो गए तो यहां T बराबर 0, यहां T बराबर T अपॉन 4 और यहां T बराबर कितना हो जाएगा? T बाई 2 और यहां पर T बराबर 3T बाई 4। कितना हो जाएगा? 3T बाई 4। आई बात समझ में आपको?
और जब कण यहां पहुंच जाएगा तो t इज इक्वल टू हो जाएगा t। ये बात समझना बहुत जरूरी है। सच बता रहा हूं, पूरी प्रत्यावर्ती धारा में इस टर्म का यूज इतना ज्यादा होगा, इस पद का उपयोग इतना ज्यादा होगा कि आपको भी लगेगा कि अगर हमने ये बात नहीं समझी होती तो शायद हमें समझने में बहुत दिक्कत हो जाती। अब यार देखना जरा एक बात कि पी नॉट से कण ने गति स्टार्ट की और जब t बराबर t/4 हुआ तो उसने कितना कोण अटेंड किया, कितना कोण बनाया? 90 बनाया, यानी यहां थीटा कितना हो गया? π/2। अंडरस्टैंड? जब t इज इक्वल टू t/2 पे पहुंचा तो इसमें कितना कोण बना, कितना कोण तय कर लिया? पी नॉट से इधर तक पहुंचने में कितना कितना कोण घूम गया? ये थीटा इज इक्वल टू पाई, यानी 180, राइट। और जब वो इधर पहुंचा तो उसने कितना कोण अटेंड कर लिया? 3π/2, यानी 1.5 पाई, यानी 270। और जब वो, ध्यान देना जरा, और जब उसने कितना कोण कहां पहुंच गया? अपनी प्रारंभिक स्थिति में, इस स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, यानी 360। इस तरह से इसका एक चक्र पूरा, आई बात? इसका एक चक्र पूरा हो गया। और जब इसका एक चक्र पूरा हो गया और पुनः ये अपनी गति को दोहराएगा, यानी कौन सी गति करेगा? आवृत्ति गति करेगा। और ये जो समीकरण है, इनको जब हम फेजर के रूप में पढ़ेंगे तब मैं आपको बाकी बातें समझाऊंगा, लेकिन अभी हमको टेबल बनाना है। एक टेबल बनाते हैं बाबा, और उस टेबल के लिए आंकड़े भी जुटाना है, राइट। जैसे टी, और ये हो गया ओमेगा टी, राइट। अब एक आवर्तकाल के लिए, एक आवर्तकाल के लिए कुल कोणीय विस्थापन कितना दिया? कुल कोणीय विस्थापन है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। देखो यहां से यहां तक में एक आवर्तकाल पूरा हुआ और ये कण पूरा 360 2 पाई हो गया। तो एक आवर्तकाल के लिए विस्थापन, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू कोणीय विस्थापन जब 2 पाई होगा तो टाइम होगा t। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि ये चीज हमको अब भी लगेगी, राइट। ओमेगा टी यानी थीटा, और यहां पे ले लेते हैं हम ई
इधर ले लेते हैं आई। ये चीज बेटा आप लोगों को इतना ज्यादा काम पड़ने वाली है कि आपको प्रत्यावर्ती धारा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। 3t/4 और उसके बाद है कितना t, राइट। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब हम e निकालते हैं। कंडीशन फर्स्ट, t इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा t इज इक्वल टू 0, तो इस तरह से e इज इक्वल टू e नॉट साइन ओमेगा t की जगह 0 एंड इट विल बी e। तो भैया ओमेगा t 0, अब इधर से पहले हम टेबल पूरा कर लेते हैं। t/4 के लिए कोणीय विस्थापन π/2 पाई और ये 3π/2 और ये 2π। ओके गाइस, तो ओमेगा टी कितना है, जब 0 है तो हमारा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल भी 0। अब इधर ध्यान दो, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा, लेकिन ओमेगा फिर 0, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा भी कितनी है, 0। इज इट क्लियर? अब हम लेते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 हमसे बोलती है t इज इक्वल टू t/4, तो ओमेगा t इज इक्वल टू, ओमेगा कितना निकाला, 2π/t, ये 2π/t, और ये कितना है, t कितना है, t की जगह हम लिखेंगे t/4, तो t से t कैंसिल, 2 दूनी 4, यानी आ गया π/2। यानी जब ओमेगा t π/2, तब e कितना है भैया, e कितना है, e नॉट साइन π/2, ओमेगा t की जगह π/2 रखेंगे, π/2 यानी 90 इज इक्वल टू e नॉट इंटू 1 यानी e नॉट। बात समझ में आ रही, ये e नॉट हो गया। अब कुल मिला के e इज इक्वल टू e नॉट हुआ, फिर इसको तो हम रख लेंगे e नॉट, और फिर से बात आई यार, i इज इक्वल टू, तो i नॉट साइन π/2, अगेन ये 1 हो गया, तो i इस समय कहां होगी, i नॉट पे, यानी अपनी पीक पे। बोलो समझ में आ रहा है? तो t/4 के करस्पॉन्डिंग या π/2 के संगत धारा अधिकतम कैसे हो जाएगी, और कंडीशन नंबर 3, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, यानी t इज इक्वल टू t/2,
यानी आधा वर्तकाल हो चुका है। तो ओमेगा टी, तो भैया मैंने पहले ही आपको बताया कि ओमेगा इक्वल टू 2π/t, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। 2π/t, देन और t कितना है, t/2, तो t से t कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो ओमेगा टी आ जाता है अपना π/2। ठीक है, अब पाई आ गया बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया अपना कितना, पाई यानी 180। अगेन अब हम देखते हैं क्या, E इज इक्वल टू E0 साइन पाई, और साइन पाई यानी साइन 180 कितना होता है, 0, तो E पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। इसी तरह से I इज इक्वल टू I0 साइन पाई, ओमेगा टी की जगह कितना रखेंगे हम, पाई रखेंगे, तो ये भी 0, तो प्रत्यावर्ती धारा भी 0। अब देखते हैं हम कंडीशन नंबर 4। वाह, कंडीशन नंबर 4 यानी जब कण घूम के इधर, यानी टाइम हो गया t इज इक्वल टू कितना, 3t/4, 3t/4। तो ओमेगा टी के बारे में बताएंगे आप, ओमेगा टी कितना हो जाएगा, ओमेगा तो हो गया भैया 2π/t, अब t कितना है, 3t/4, t से t कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ओमेगा टी निकल के आ गया अपना 3π/2। अब E कितना निकलेगा, E इज इक्वल टू E0 साइन 270 यानी 3π/2, तो ये हो जाता है E0 इंटू -1, क्योंकि साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1, इसलिए E इज इक्वल टू हो जाएगा -E0। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -E0, और इसी प्रकार I इज इक्वल टू भी हो जाएगी -I0। हम साइन ओमेगा टी का मान 3π/2 रखेंगे, राइट है, तो ये हो गया -E0, कैसा, ये -E0, और ये हो जाएगा -I। अब कंडीशन आखिरी, यानी कंडीशन नंबर 5, यानी t इज इक्वल टू कैपिटल T। अब बताओ यार, ये चक्कर पूरा हो गया यार, यहाँ से इधर आया, एक चक्कर पूरा, ओमेगा टी कितना है, 2π/t, और t की वैल्यू कितनी, t की जगह हम रख देंगे t से t कैंसल, तो अपना
ओमेगा टी निकल के आ गया हाउ मच 2 पाई। इस प्रकार E इज इक्वल टू E नॉट साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई कितना होता है 0, इसलिए E नॉट इंटू 0, तो E इज इक्वल टू 0 आ गया। वाओ, E इज इक्वल टू 0 हो गया, और I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 0 है, तो I नॉट इंटू 0, देयरफॉर इसीलिए I इज इक्वल टू भी। वाह, तो इस तरह से बेटा जब प्रेरित धारा उत्पन्न होती है किसी कुंडली के घूमने से, अंडरस्टैंड, और जब ये किसी कुंडली के घूमने से उत्पन्न होती है तो उस समय पर तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल और तात्क्षणिक धारा के मान इस तरह से परिवर्तित होते हैं। चलिए इस सबको नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर एक बात देखेंगे, कि इन मानों का ग्राफीय निरूपण सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे? ग्राफीय निरूपण। ये हो जाएगा E नॉट E, और ये हो जाएगा आपका माइनस E, और इसी में है I, और यहां हो जाएगी माइनस I। ये अब हम इसका विभाजन, इसका विभाजन कितने हिसाब से हुआ? एक तो t बराबर 0, E 0 है यानी मूल बिंदु पे, I 0 है यानी मूल बिंदु पे। उसके बाद कितना विभाजन हुआ? 1 2 3 4। तो हम बराबर बराबर 4 भागों में इसको विभाजित कर देंगे, राइट। अब यहां पे t इज इक्वल टू T/4 और ओमेगा t पाई, यहां के करस्पॉन्डिंग t इज इक्वल टू T/2 और ओमेगा t इस पर, यहां के करस्पॉन्डिंग t इज इक्वल टू 3T/4 और ओमेगा t यानी 3π/2, राइट है। ओके गाइस, ये हो गया, और इधर आप देख लीजिए t इज इक्वल टू t, तो ओमेगा t इज इक्वल टू
2 इस तरह से हम ये हमारी ई की अधिकतम वैल्यू E0 और ये -E0, ये I0 और ये -I। अब इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, इसके जरिए हम ये जो टेबल बनाए हैं इस टेबल के मानों को यहां पर प्लॉट करते हैं। ये t बराबर 0 तो विद्युत वाहक बल 0 है, विद्युत वाहक बल 0 और t बराबर T/4 कोण है π/2 तो विद्युत वाहक बल कितना है E0। ये हमको मिल रहे बिंदु। फिर t बराबर, इसको हम t मान लो, ठीक है। अब t बराबर T/2, t बराबर T/2 कोण हो गया पाई, तो इसकी संगत प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है 0। 3T/4 यानी उनकी उनकी ऐसी हो गई है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाता है -E0, राइट है। और t बराबर कैपिटल T यानी एकावर्तकाल पूरा होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 हो जाता है। अब भैया हम ग्राफ बनाने की प्रक्रिया तो शुरू से जाने, राइट है। तो इसलिए हम इन बिंदुओं को क्या करते थे मिला देंगे। ओहो, अब क्या हुआ, एक चक्र पूरा हुआ, इसके बाद पुनः ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इस तरह से ये किसका वक्र है, किसका वक्र है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, किसका। तो आपको पता होगा कि ये ज्या वक्र है यानी साइन का वक्र है। किसका वक्र है, ये साइन का वक्र है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक प्रेरित विद्युत वाहक बल के दोलन कैसे होते हैं, या वक्रीय होते हैं यानी साइनोसोडियल, राइट है। ठीक इसी तरह से I0 है, फिर I0 हो जाएगी, फिर ये 0 हो जाएगा। सेम थिंग देख लो, इसी के मानों को दोहराओ। तो इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा के दोलन भी कैसे हैं,
ठीक है, या दूसरे शब्दों में प्रेरित धारा के दोलन या वक्रीय होते हैं। जिसमें क्या वक्रीय होने से क्या होता है? जिसमें मान शून्य से धनात्मक दिशा में अधिकतम, फिर शून्य, फिर ऋणात्मक दिशा में अधिकतम और फिर शून्य, और यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। तो इसमें दोनों दिशाएं हैं यार, प्रॉब्लम दोनों दिशाएं, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। और दोलन कैसे चल रहे हैं? आवर्ती। कौन से दोलन हैं? आवर्ती पर दोनों दिशाओं के होने के कारण हम इन दोलनों को प्रत्यावर्ती दोलन या साइन या वक्रीय दोलन भी कहते हैं। इस तरह से किसी कुंडली के घूमने में उत्पन्न प्रेरित विद्युद्वाहक बल तथा प्रेरित धारा कौन सी धारा कहलाती है? यही कारण है कि विद्युद्वाहक बल तथा धारा प्रत्यावर्ती कहलाते हैं।